फैसला बाद में आपने हजारों बच्चों और बच्चियों को जो है ना सिर्फ हेल्थ की तालीम दी बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपसे मुस्तफीद हुए। डॉक्टर प्रोफेसर रुबीना अली की शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ पर पली बनी और किस तरह से अपने करियर का आगाज किया? मैं फैसलाबाद में ही पैदा हुई हूँ, पीपल्स कॉलोनी में। मेरे फादर जो हैं वो एडवोकेट थे और उन्हें बहुत शुरू से ही शौक था कि मैं डॉक्टर बनूँ ना। मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, जो सही बात है। और उसके बाद जब मैं डॉक्टर बनी, मेरे मार्क्स आए, मेरे अब्बू इतने खुश हुए थे कि उन्होंने बकायदा हलवाई को घर बैठाया और लड्डू बांटे गए थे। मैं थ्रू आउट टीचिंग में ही मैं रही हूँ, पहले अलाइड हॉस्पिटल, फिर DHQ। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वाकया जो आज भी आपको याद हो अपने बचपन को लेकर के भाई ये देखें ऐसा भी वक्त था? हाँ बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है। मैं मौसीकी की बहुत शौकीन थी, रेडियो हुआ करते थे, अब्बू को BBC सुनने का बहुत शौक था। उसी स्टेशन पे वो रहता था ना, उसका सेट हुआ होता था। चले जाते थे जब कोर्ट में तो मैं फिर शाम को दाव लगा के रेडियो लगा के और गाने सुना करती थी। और रात को आना, उन्होंने कहना कि ये तो चैनल चेंज हो गया। किसने चेंज किया? उन्होंने डांटा। मेरे अब्बू काफी गुस्से वाले थे, तो गुस्से अम्मी ने कहना पता नहीं खुद ही चेंज हो गया। अब्बू ने कहा हाँ मुझे पता है कौन चेंज करता है। दूसरा ये है कि मैं थोड़ी केयरलेस थी, पढ़ने की बहुत शौकीन नहीं थी, बस थोड़ा सा पढ़ लेती थी। तो अब्बू का ये होता था कि आपने 11 बजे सोना है, सुबह इतने बजे उठना है, फिर नमाज पढ़नी है। और रात को ना वो चेक करके सोया करते थे कि वाकई ये पढ़ रही हैं या मतलब सो गई हैं। तो एक रात को ऐसे ही हुआ, मेरे रूम में आए, किताबें बिखरी हुई थी मेरे आगे और मैं सोई हुई थी। उन्होंने सारी किताबें उठा ली। उन्होंने कहा आज से इसकी पढ़ाई बंद। फिर मैं सुबह उठ के बड़ा रोई। फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा, फिर अब्बू से थोड़ी सफारिश की, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। फिर उन्होंने मेरी बुक्स वापस की। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन की वजह से हूँ, स्पेशली अपने अब्बू की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जी में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, पिछले 35 साल से हेल्थ सेक्टर में अपनी शानदार खिदमत सरअंजाम दे रही हैं और फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर में किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना अली का नाम जो है वो हेल्थ सेक्टर में एक इंतहाई मुतबर जाना और पहचाना जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपका चूंकि इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा मुकाम है कि फैसलाबाद में आपने हजारों बच्चों और बच्चियों को जो है ना सिर्फ हेल्थ की तालीम दी बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपसे मुस्तफीद हुए। लेकिन मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँगा कि डॉक्टर प्रोफेसर रुबीना अली की शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ पर पली बनी और किस तरह से अपने करियर का आगाज़ किया? बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। मैं फैसलाबाद में ही पैदा हुई हूँ, पीपल्स कॉलोनी में। मेरे फादर जो हैं वो एडवोकेट थे। अच्छा। और उन्हें बहुत शुरू से ही शौक था कि मैं डॉक्टर बनूँ ना। मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, जो सही बात है। मैं कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से मैंने अपनी मैट्रिक की है, वहाँ मैंने टॉप किया था। अच्छा। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज मदीना टाउन, उससे मैंने FSC की है। और उसके बाद जब मैं डॉक्टर बनी, मेरे मार्क्स आए, मेरे अब्बू इतने खुश हुए थे कि उन्होंने बकायदा हलवाई को घर बैठाया था और लड्डू बांटे गए थे। मैंने कहा माँ बाप की बस दुआएं होती हैं और इतने खुश होते हैं। सही बात है। फिर मैंने पंजाब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मेरा हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो गया था। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं थ्रू आउट मतलब टीचिंग में ही मैं रही हूँ, पहले अलाइड हॉस्पिटल, फिर DHQ। और फिर मैंने MCPS किया आफ्टर माय MBBS। और मैंने MCPS बहुत जल्दी कर लिया था आफ्टर 2 years। 1 साल मेरी हाउस जॉब थी गायनी में और अगले साल मैंने ट्रेनिंग ली और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। आई वाज द यंगेस्ट gynecologist which done MCPS in first attempt। फिर मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं FCPS भी कर लूं। फिर मैंने FCPS की ट्रेनिंग स्टार्ट की, पार्ट 1 किया। फिर बीच में मेरी शादी हो गई। फिर पता ही है आपको, शादी के बाद वो लाइफ भी जाहिर है, आपको फैमिली भी पूरी करनी होती है। फिर बच्चे हुए, मेरी 3 बेटी हैं माशाल्लाह, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर है माशाल्लाह। फिर उसके बाद में अब डॉक्टर साहब इस सारे अरसे में सारी बात है, बचपन का कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वाकया जो आज भी आपको याद हो कि भाई आप, क्योंकि सारी बात है ज़हीन तो थी, देखें पहली अटेम्प्ट में सब कुछ अपने किस्म का अचीव किया, लेकिन कोई ऐसा वाकया जो आज भी आपको याद हो अपने बचपन को लेकर के भाई ये देखें ऐसा भी वक्त था?
हाँ बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है। मैं मौसीकी की बहुत शौकीन थी। अच्छा। और उस जमाने में पता ही है आपको, रेडियो हुआ करते थे। अब्बू को बीबीसी सुनने का बहुत शौक था, तो वो बीबीसी सुनते थे रात को, और वो उसी स्टेशन पे वो रहता था ना, उसका सेट हुआ होता था। चले जाते थे जब कोर्ट में, तो मैं फिर शाम को दवा लगा के अच्छा। रेडियो लगा के और गाने सुना करती थी। और रात को आना, उन्होंने कहना कि ये तो चैनल चेंज हो गया, किसने चेंज किया? उन्होंने डांटा। मेरे अब्बू काफी गुस्से वाले थे ना, मतलब रोब था, जजायर लायर का थोड़ा सा रोब होता है ना, आपको जैसे पता है। तो वो गुस्से, अम्मी ने कहा पता नहीं खुद ही चेंज हो गया। अब्बू ने कहा हाँ मुझे पता है कौन चेंज करता है। अच्छा। तो फिर एक तो ये वाकया, दूसरा ये है कि मैं थोड़ी केयरलेस थी, पढ़ने की बहुत शौकीन नहीं थी, बस थोड़ा सा पढ़ लेती थी, मेरे मार्क्स आ जाते होते थे। तो अब्बू का ये होता था कि आपने 11 बजे सोना है, सुबह इतने बजे उठना है, फिर नमाज पढ़नी है। हमें टाइम दिया होता था, और रात को ना वो चेक करके सोया करते थे कि वाकई ये पढ़ रही हैं या मतलब सो गई हैं। तो एक रात को ऐसे ही हुआ, हम मतलब वो मेरे रूम में आए, किताबें बिखरी हुई थी मेरे आगे और मैं सोई हुई थी, और सारी किताबें उठा ली। अच्छा। और क्या आज से इसकी पढ़ाई बंद। अच्छा। फिर मैं सुबह उठ के बड़ा रोई। फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी जी आप सिफारिश करें। फिर अब्बू से थोड़ी सिफारिश की, वो आइंदा से ऐसा नहीं होगा। फिर उन्होंने मेरी बुक्स वापस की। तो वही मैं कहती हूँ कि इंसान, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन की वजह से हूँ, स्पेशली अपने अब्बू की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तकरीबन 86 में गालबन आपने MBBS किया, और उसके बाद आपने अलाइड में ही अपनी एक किस्म का जो एक करियर का आगाज किया। कितना अर्सा अलाइड में आपने खिदमत? मैंने पहले तो हाउस जॉब हमने की, उसके बाद फिर मैं अलाइड में MCPS के बाद एज अ रजिस्ट्रार काम करती रही। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने FCPS किया, उसकी ट्रेनिंग की, फिर हम SR, फिर AP, फिर 2006 में मैं दोबारा इधर आ गई थी DHQ में। पहले मैंने DHQ से अपनी हाउस जॉब शुरू की थी। ठीक है। उसके बाद हम अलाइड चले गए थे। फिर 2006 में मैं दोबारा DHQ आ गई थी। और उसके बाद से जब मैं रिटायर, मतलब अपनी मेरी सर्विस पूरी हुई है, तो मैं I was the in charge HOD of both Allied and DHQ hospital. अच्छा, आपने बड़ा मैं जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपने जो DHQ में काम किया, तो उस वक्त जब आपने DHQ का एक किस्म का चार्ज संभाला, तो बिल्कुल एक किस्म का उजरा हुआ DHQ था, उसमें वो चीजें नहीं थी जो आप छोड़ कर गई। वहाँ की जर्नी, वहाँ के हवाले से कोई ऐसी चीज जो आप बताना पसंद? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जब मैं DHQ में आई ना, तो बिल्कुल मेरे पास कुछ भी नहीं था। आप सोचो, इवन PGs भी नहीं थे, डॉक्टर्स की भी शॉर्टेज काफी ज्यादा थी। मैं आई, मैंने काफी स्ट्रगल की। मैंने इसमें लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है आजकल, जो आपको पता है काफी इन है। छोटा सा इंसिजन देके आप आजकल वही सर्जरी, अब तो रोबोटिक सर्जरी भी आ गई है ना। तो मैंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट की, मैंने स्टेरोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट की। फिर उसके बाद OPD में मैंने हमारी फीमेल में CA सर्विक्स, जिसको बच्चेदानी का मुंह कहते हैं, उसके कैंसर की स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जो कि बाहर के मुल्कों में हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सेटअप में तो पता ही आपको, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुका है। लोगों को अवेयरनेस नहीं। मैंने कॉल्पोस्कोपी शुरू की, यहाँ पे आके बाकायदा एक रूम बनाया ताकि लोगों की हम स्क्रीनिंग कर सके जो हाई रिस्क हैं, और इसको अर्ली डिटेक्ट करें ताकि उसकी ट्रीटमेंट जो है वो अर्ली अगर हम करेंगे तो पेशेंट का सर्वाइवल जो है वो बेहतर होगा। इसके अलावा मैंने OPD में ही अल्ट्रासाउंड शुरू किया। हम अपना अल्ट्रासाउंड जो है ना, पुअर पेशेंट आते हैं, आपको पता ही है DHQ में बेचारों के पास खाने को तो कुछ होता नहीं, तो जाहिर है ये पैसे लेते होते थे। हमने MS से क्या कि एक अल्ट्रासाउंड मैंने मंगवाया, MS भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। हमने OPD में मैंने अपना अल्ट्रासाउंड शुरू किया, और पेशेंट का हमने पुअर, जो सारे पूरी तकलीफ होते थे, उनका फ्री हम अल्ट्रासाउंड डेली 100 या 150 का हम किया करते थे। रेडियोलॉजी वालों ने काफी उठाया पॉइंट्स के नहीं इस तरह, क्योंकि उनको शेयर मिलते हैं, आपको पता है। लेकिन हमने उसको MS के तावन से उसको हमने कंटिन्यू किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप होता है फॉर द, मतलब आप किसी पुअर पेशेंट की, नीडी पेशेंट की अगर हेल्प कर सको। तो ये मैंने किया। मैंने बच्चों को बहुत ट्रेन किया। मेरे जो ट्रेनी हैं, जो PGs हैं, FCPS की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सारे पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह
وہ شروع مطلب پہچانے جاتے ہیں کہ انہوں نے میڈم کے پاس مطلب میرے پاس کام کیا ہے, کیونکہ میں سب کو میں خود سکھایا کرتی ہوں, میں خود پڑھاتی ہوں. مطلب میرا یہ نہیں ہوتا کہ میں آفس میں بیٹھ جاؤں, نہیں, میں نے واقعی میں نے بہت کام کیا, نو ڈاؤٹ, لیکن اس کی کوئی پروجیکشن نہیں میں نے کی. ڈاکٹر صاحب آج کل تو بڑے سوشلی آپ سارے ڈاکٹر بڑے اپنے آپ کو تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور اس کی پروجیکشن وہ, لیکن الحمدللہ میں نے جن بچوں کے پیشنٹ آتے ہیں نا آپ کے پاس, جن کی BTL آپ نے سنا ہوگا, بچے بند ہو گئے ہیں, ان کی نس بندی کر دی گئی ہے, میں نے ان کو دوبارہ کھول کے, اس کو کہتے ہیں ریورسل ٹیوبوپلاسٹی, مطلب ٹیوب کی ریکنسٹرکشن کر دینا, وہ میں نے 4 آپریشن کیے ان DHQ ہاسپٹل, اور میرے اس میں سے 2 پیشنٹ پریگننٹ ہوئے ہیں الحمدللہ. مطلب مجھے شوق تھا انوویٹیو, مطلب میں ہر وہ سٹیپ میں کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ جو کہ کسی نے نہیں کیا. لیپروسکوپک TH میں نے کی اپنے ادھر DHQ ہاسپٹل میں, اللہ کا شکر ہے کافی, مطلب ہم نے 50 کے راؤنڈ اباؤٹ کی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز, اور یہ ساری فری آف کاسٹ ہے, اگر آپ پرائیویٹ کراتے ہو تو اس پہ کافی پیسے لگتے ہیں, اور وہاں فری آف کاسٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے, خاص طور پر دیکھیں ہمارے آپ نے اتنے زیادہ بچوں کو ایک قسم کا, اور خواتین مرد پڑھایا ان کو ایک قسم کا, لیکن اس کے باوجود ہمارے پیرافریز میں, دیہاتوں میں آج بھی اویئرنیس کا فقدان ہے. آج بھی عورتیں جو ہیں دوران زچگی مر رہی ہیں, آج بھی دوران ڈیلیوری بچے اور بچے کی ماں جو ہے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. اس کے حوالے سے کیا میسیو پلان ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک جو ریشو ہے اس میں جو ہے کسی طرح سے اس کو منیمائز کیا جا سکے, یہ جو ڈیتھ ریشو ہے؟ بہت, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے. اس پہ ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ کام کرے, ہم سب سے مل کے, کیونکہ بیسیکلی آپ دیکھتے ہو کہ پریگنینسی تو ایک نارمل چینج ہے, ٹھیک ہے, ایک فزیولوجیکل چیز ہے جس میں ہر فیمیل نے گزرنا ہے اور گزر بھی رہی ہے. لیکن وائی, کیوں عورتیں زچگی کے دوران مرتی ہیں؟ ہمارے یہاں ہر منٹ میں ایک عورت کی ڈیتھ ہو رہی ہے. کسی کو ہیمریج ہو, بلیڈنگ زیادہ ہو گئی ہے, کسی کی بچے دانی پھٹ گئی ہے, کسی کی ڈیلیوری میں ڈیلے ہو گیا. ابھی بھی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم نے ہاسپٹل ڈیلیوری کرانی ہے. انٹرینڈ بندے گھر میں ڈیلیور کر رہے ہیں, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سے کیسز میں نے لینے ہیں اور کون سے کیسز میں نے ریفر کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ ٹرشری ہاسپٹل میں, کسی DHQ ہاسپٹل میں ریفر کرو جہاں پہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اب پیشنٹ کی ڈیتھ ہو رہی ہے. اب آپ کو میں ایک واقعہ سناتی ہوں جو کہ مجھے بھی بڑا, مطلب میری ایک اسٹوڈنٹ ہی ہے, اس نے FCPS کر لیا ہے. اس کو میں نے SOGP چیپٹر جو فیصل آباد ہے نا, سوسائٹی آف آبسٹیٹکس اینڈ گائنیکولوجی, اس کی میں چیئر پرسن ہوں. ماشاءاللہ. اس کی بھی میں ورکشاپ کراتی ہوں. بیسیکلی میرا پرپس یہی ہے کہ میں لوگوں کو ٹرینڈ کر سکوں تاکہ وہ اپنی سرجیکل سکل کو امپروو کر سکیں, کیونکہ بیسیکلی ہم اگر آپ نے اگر جان بچائی تو وہ آپ نے پوری انسانیت کو بچا لی ہے. اس نے, وہ اس کا پارٹ 2 ہوا, اس نے مجھے اپنے سسر کا, اپنے ہسبینڈ کا ہاسپٹل سنبھال لیا پرائیویٹلی. تو ظاہر ہے FCPS کے بعد تو اب ٹریننگ گورنمنٹ جاب تو مل نہیں رہی, آپ کی وہی ٹریننگ ہوتی ہے نا جو آپ نے اس دوران کی ہوتی ہے. تو کہتی میری ایک پیشنٹ تھی گریویڈا 7, 6 بچے تھے اس کے, دیکھے نا, 6 بچوں کی ماں, اب 7واں اب ہو گیا ہے. اس کو بلیڈنگ ہوئی, PPH ہوا. ڈیلیوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے نا زیادہ, اس کو PPH بولتے ہیں, اور اس سے ہی ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں. کہتی اس کو PPH ہوا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں, تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ ہمیں میڈم نے یہ کرایا تھا. میں نے ان کی ایک ورکشاپ اٹینڈ کی تھی دوبارہ. تو کہتی میں نے اس کو بولتے ہیں بیلون ٹیمپوناڈ نا, کہتی میں نے کہا میں اس پیشنٹ کو اگر ایسے ہی ریفر کروں گی تو ظاہر رستے میں وہ بلیڈ کرے گی اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. ہاں, تو میں نے کہا کہ اس کی بلیڈنگ کو تو اریسٹ کیا جائے, چلو تھوڑی بھی ہو جائے. کہتی میں نے وہ بیلون ٹیمپوناڈ ٹرائی کیا, میں نے ٹرائی کر کے پیشنٹ کو ریفر کر دیا ٹرشری ہاسپٹل میں نا. اس کے بعد ظاہر ہے اس کو بھی ٹینشن تھی, اس کا پرائیویٹ پیشنٹ تھا کہ میں فالو اپ کروں کہ وہ پیشنٹ اب کیسی ہے. کہتی مجھے پتا چلا کہ اس کا بیلون ٹیمپوناڈ افیکٹو ہو گیا ہے اور اس پیشنٹ کا بیلون نکل گیا ہے, انہوں نے نکال دیا اور پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیا. کہتی وہ میرے پاس پیشنٹ ہے, مجھے اتنی خوشی ہوئی, اور میں نے آپ کو اتنی دعائیں دی تو مجھے بھی اتنی خوشی ہوئی. میں نے کہا دیکھو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں دیٹ از صدقہ جاریہ, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے مطلب میں نے ڈاکٹرز کو کیا, میں نے LHVs کی بھی اپنے ادھر, ہمارے ایک ای میل بھی ہے, آپ نے سنا ہوگا, NGOs ہے, وہ بھی نیڈی پیپل کی ہیلپ کرتی ہے.
ان کے مطلب ساتھ کولیبریشن سے LHVs کی میں نے ورکشاپس کرائی. ٹھیک ہے. اس میں ان کو یہ بتایا کہ کون سے کیسز آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں اور کون سے آپ نے ریفر کرنے ہیں. سیف ڈلیوریز کے بارے میں بتایا ان کو یہ بتایا کہ اگر PPH ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, کیونکہ چھوٹے موٹے آپریشن ظاہر ایپیزوٹمی تو وہ کرتی ہیں, وہ انہوں نے کیسے کرنی ہے, اس کو کس طرح مطلب ہینڈل کرنا ہے. پھر ان کو کانٹرسیپشن کے بارے میں بتایا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری آبادی کہاں پہ جا رہی, ٹھیک ہے نا. تو ہم اگر اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ہمارے تو ظاہر ہے پہلے ہی ہم لوگ کنٹرول کے معاملے میں ہم تو ایک قسم کا بہت جو ہے وہ ایک قسم کا میسیولی آبادی جو ہماری بڑھ رہی ہے اور اس میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اب آپ جیسے لوگ, گورنمنٹ لوگ, میڈیا ہمارے, ہم سب مل کے سب, اور ایون جو ہمارے علماء ہیں یہ سب ملیں اور اس پلیٹ فارم پہ ایک ملٹی میڈیا, کیونکہ آج کل دور تو آپ کو پتہ ہے میڈیا کا ہے, اس پہ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ کم از کم 3 سال کا وقفہ ہو. قرآن میں بھی ہے کہ مائیں بچوں کو 2 سال اپنا دودھ پلائیں. بیسیکلی یہی پرپز ہوتا تھا کہ آپ 2 سال ان کو دودھ پلائیں, کیونکہ ان کو ظاہر پیریڈز نہیں آئیں گے تو پریگنینسی نہیں ہوگی. پھر تیسرے سال تک ظاہر ہے وہ ریورٹ بیک ٹو نارمل جو چینجز آتی ہیں تاکہ فیمیل کی صحت بھی تھوڑی بہتر ہو. تو یہ والا پارٹ جو ہے بہت نیگلیکٹڈ ہے. واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہو, اس پہ ہمیں اب زیادہ سے زیادہ ایمفیسس کرنی چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہم نے شروع کیا ہے کہ جیسی ڈلیوری ہوتی ہے نا, ہم پیشنٹ کو اب انجیکشن لگا کے بھیجتے ہیں, بے شک وہ مانے یا نہ مانے, یا اس کے اندر یوٹرس کے اندر کاپر ٹی رکھ دیتے ہیں. وہ 7 سال کے لیے ہوتی ہے. جب وہ چاہے اپنی فیملی کو مطلب انکریز کرنا, وہ ہمارے پاس آئے, ہم اس کا نکال دیں, کیونکہ پیشنٹ ایک دفعہ ڈلیور ہو جاتی ہے اس کے بعد واپس نہیں آتی. آپ جب ڈلیوری کر رہے ہوتے اس وقت وہ چاہتی ہے کہ جو مرضی مجھ سے کرا لیں, وہ مان جائے گی. تو ہم نے اب یہ بھی شروع کیا ہوا ہے. تو ہوپ فلی اللہ کرے اس میں کچھ مطلب ہمیں بھی کوئی ملے کہ کوئی اچھی امید ہو کہ ہاں ہم اپنے ملک کی آبادی کو کم کر سکیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے, یہ آپ نے بات کی جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ جو ہمارا بریسٹ کینسر ہے یا ہمارا یہ جو ایک اس طرح بچے دانی کا کینسر ہے, انڈے دانی کا کینسر ہے, اس کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس کو روکنے کے لیے کیا میز لینے چاہیے؟ خواتین کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے خاص طور پر کہ ان چیزوں سے بچ سکیں, اور کیوں ایک قسم کا پہلے ان کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ ہمارا مسئلہ بن رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں سکریننگ نہیں ہوتی. سکریننگ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہر چوتھی خاتون جو ہے اس کی پیشنٹ, کینسر کی پیشنٹ بن چکی ہے. صحیح, اس کے حوالے سے بتائیے گا. بہت صحیح کہا آپ نے. بریسٹ کینسر نمبر 1, ٹھیک ہے. اس کے بعد سروکس, انڈے دانیوں کا کینسر, یوٹرس کا کینسر. بریسٹ کینسر کا تو یہ ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لو تو آپ کی 5 ایئر سروائیول 100%. ٹھیک ہے. اور اس کا سمپل طریقہ ہے, آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیلف بریسٹ ایگزامینیشن. آپ نے پیشنٹ کو صرف ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو اویئرنیس دینی ہے کہ پیریڈز کے بعد اور پہلے اپنے بریسٹ کا خود ایگزامینیشن کر لیں. اگر کہیں بھی کوئی اب نارمل, کوئی لام, کوئی گلٹی فیل ہوتی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے تو آپ اس سے ارلیئر اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں اور اسے بتائیں, کیونکہ یہ فیملیز میں رن کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, انڈے دانی کا کینسر, سروکس کا کینسر, اس کی بھی اسکریننگ ہے. اس کی اسکریننگ جسٹ ایک پیپ سمیئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اتنا ایزی ہے, آؤٹ پیشنٹ پروسیجر ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں پڑھی لکھی عورتیں بھی نہیں کراتی. تو وہ اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو اس سے بھی آپ کی پیشنٹ کو ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے گی اور اس کی ٹریٹمنٹ جلدی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی یوٹرس کا اور انڈے دانیوں کا ہے, کیونکہ ونس دا پیشنٹ کمس, وہ ہمارے پاس آتی ہیں, وہ اتنی ایڈوانس اسٹیج ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک ٹرمینل اسٹیج ہوتی ہے, آپ ایک ٹریٹمنٹ جسٹ ڈیسپریٹ سی اٹیمپٹ کرتے ہو کہ شاید پیشنٹ کی کوئی مطلب پین کو آپ کم کر سکو یا کچھ کم کر سکو. تو یہ ساری ہمیں اویئرنیس دینی ہے. اب یہ کیسے دینی ہے؟ یا تو یہ ہے کہ ہم میڈیا کے تھرو دیں, یا یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ ہاں اس پہ کریں, یا یہ کہ ہم ظاہر اپنے لیول پہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. اب میرا دل ہوتا ہے کہ میں پیریفری میں جاؤں,
मैं पेरिफेरी में जाके वहाँ की LHVs को, वहाँ की जो मिडवाइफ्स हैं, उनको ट्रेन करूँ, उनको बताऊं, क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है अनीमिया भी बहुत कॉमन है। हाँ, इसके ऊपर मैं आना चाह रहा था हाँ। कि अनीमिया जो है वो इसकी रेशियो बढ़ती जा रही है, और खास तौर पर खवातीन जो है, हर दूसरी खातून अनीमिया का शिकार है। अनीमिया जो है ये खून की कमी है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द, जब बच्ची को मेंसेस स्टार्ट होते हैं, माएँ बॉदर ही नहीं करती कि उसको इतनी ब्लीडिंग हो रही है, शर्माती हैं, डॉक्टर के पास लेके नहीं आती। और वैसे भी हमारे, आपने देखा होगा बहुत से जो अंडर डेवलप हमारे एरियाज हैं, मेल डोमिनेट सोसाइटी है, पहले वालिद को, फिर बेटे को, बेटी को तो एंड में दिया जाता है ना। तो वहां से हमें स्टार्ट करना चाहिए कि बच्चियों को भी उतना ही मुकाम दे जितना वो एक बेटे को देती है। उसकी डाइट का, बच्ची अगर सेहतमंद होगी तो आगे नस्ल सेहतमंद होगी ना, बिल्कुल उसका आपका मुआशरा भी सेहतमंद होगा ना। तो बच्ची को वहीं से अच्छी डाइट दें ताकि उसको अनीमिया ना हो, क्योंकि उसकी भी शादी हो जाती है, शादी के बाद प्रेगनेंसी, जग के बाद दीगरे, उसमें फिर खून की कमी इतनी होती है कि आपके पेशेंट इतने सवियर, आप यकीन करो पेशेंट आते हैं 6 HB के साथ, हम हैरान होते हैं कि ये चलती कैसे, और वो बच्चे पे बच्चे पैदा। उन्हें कहो कि जी बंद कर दें, ये तो गुनाह है, हमारे वो मौलाना ने मना किया हुआ है। तो ये इसीलिए कहते हैं कि आप सब मिलके, गवर्नमेंट, हमारे उलमा, ताकि एक कॉन्ट्रासेप्शन का देखें, एक अपने बच्चों को तालीम दें, अवेयरनेस दें कि अपनी डाइट का ख्याल रखें। उनका आयरन की गोलियां, फेरस सल्फेट सस्ती हैं बिल्कुल, आप अपने बच्चे को वो रोज दे दें गोली, तो उसको अनीमिया नहीं होगा, ठीक है ना। अनीमिया नहीं होगा तो जाहिर है उसमें उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और वो हर बीमारी से लड़ सकेगी। जब प्रेग्नेंट होगी तो अगर जाहिर है डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है थोड़ी बहुत, अगर आपकी पेशेंट एनीमिक है तो वो थोड़ा सा ब्लड लॉस भी होगा तो वो टॉलरेट नहीं कर सकेगी, उसकी डेथ के और इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसलिए हमें अनीमिया को एडोलेसेंट से स्टार्ट करें, रिप्रोडक्टिव लाइफ, फिर रिप्रोडक्टिव लाइफ के बाद पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल एज। इवन मर्दों में भी आयरन की कमी है अगर देखा जाए तो उनको भी आपको आयरन, क्योंकि ओल्ड एज में तो पता ही आपको डाइट अच्छी ली नहीं जाती, आप जितना वॉक करते ही नहीं हो, तो वो फिर आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो उनमें भी अनीमिया कॉमन होता है। अनीमिया अगर होगा, आप सुस्त होगे, काम नहीं, अलर्ट नहीं होगे, आपका जो कॉग्निटिव जो सारी है प्रोसेस वो भी बेहतरीन नहीं होगा, IQ भी इनका लो होता है। तो इसलिए ये सारी बातें जो है ना ये हमें देखनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब की जाती लाइफ के हवाले से कुछ इनसे चिट-चैट करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पूरा दिन, पूरी एक किस्म की वो पूरी आपकी लाइफ जो है वो मुसलसल काम में मसरूफ है, और कोई ऐसा लम्हा, जारी बात है आपको पेशेंट से फुर्सत भी कम मिलती है, लेकिन ऐसी कौन सी हॉबी है, ऐसा कौन सा काम है जो डॉक्टर साहबा रोजाना की बुनियाद पर करना, अगर ना करें तो वो समझती है कि आज का दिन नहीं सही गुजरा? पहले मैं गाने बहुत सुना करती थी। अच्छा। मुझे फिल्मों का भी बहुत शौक था। हाँ। आजकल मैं ड्रामे बहुत देखती हूँ। अच्छा, ये जो टेलीविजन के ड्रामास चलते हैं। अच्छा, ये तो ड्रामे हाँ देख लेती हूँ। ये हॉबी है आपकी? तकरीबन हाँ, बस सब शुरू किया हुआ है। अच्छा। पहले तो जब मैंने 2012 में हज किया था ना, तो मैंने सारा कुछ बंद कर दिया था। अच्छा। लेकिन अब मैंने फिर दोबारा शुरू कर लिया हुआ है। अच्छा, मौसीकी भी सुनती है? हाँ। कौन से सिंगर को ज्यादा, पॉप म्यूजिक या क्लासिकल? इंडियन गाने पसंद है। इंडियन गाने पसंद है, जैसे 90s के? नहीं, आपके भी अच्छे लगते हैं, जो अच्छे गाने हैं। अच्छा, जो भी आए, चाहे वो तेज म्यूजिक हो चाहे कोई भी म्यूजिक, मतलब जो 90s के ज्यादा वाले अच्छे हैं, जैसे उनके इंडिया के पुराने गाने। डॉक्टर साहब बड़ी टची हैं आप, जारी बात है आपने जिंदगी में बड़ा अच्छा एक लाइफस्टाइल भी बड़ा अच्छा गुजरा आपका, मोहब्बत भी हुई जिंदगी में? इसको रहने। अच्छा, ठीक है। अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मैं सब कुछ खा लेती हूँ। अच्छा, कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज जो आपको ज्यादा पसंद हो? मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ, मतलब सब कुछ शौक से खा लेती हूँ। मतलब किसी में मैंने कभी, क्योंकि हमारे शुरू में सब कुछ ही पकता था, वो मेरे हर चीज पकवाया करते थे, तो इसलिए हमें शुरू से आदत है कि सब कुछ खा लेते हैं। अब के बच्चे जिद करते हैं कि हमने चिकन खाना है, हमने तो सब कुछ खा लेते हैं, सब भी खा लेती हूँ तकरीबन। ट्रैवलिंग का शौक है? ट्रैवलिंग बहुत शौक है मुझे, बहुत शौक, लेकिन मेरे हस्बैंड को शौक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा।
क्यों वो मना करते हैं? वो डॉक्टर साहब को बिल्कुल शौक नहीं है। हाँ, अच्छा। हाँ, वो बस कहते हैं घर घर रेस्ट करें, थका हुआ इंसान आता है, बस घर में रेस्ट होना चाहिए। अच्छा। मुझे है कि मतलब सारी दुनिया देखनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत, अभी हम पिछले दिन स्कर्दू गए हुए थे, बहुत अच्छा मजा आया बच्चों के साथ, अपनी बहनों के साथ मैं गई हुई थी ना। तो रंग कौन सा पसंद है आपको? मुझे कलर, मुझे ब्लैक ब्लैक पहनने में भी और वैसे भी फैसिनेट करता है आपको कलर? मुझे बहुत अच्छा लगता है। और डॉक्टर साहब, और ऐसा जिंदगी का कौन सा ऐसा रिग्रेट है जो आज भी आपको जो है वो याद आता है तो आप उसको सोच के किस्म का तड़प उठती हैं, वो कौन सा ऐसा वाकया है? वो वाकया मेरी वालदा का है। मेरी अम्मी जो है ना वो डायबिटिक थी। मेरी अम्मी की बहुत यंग एज में डेथ हो गई। शाम को मतलब तबीयत ऐसी खराब हुई, हम यही समझते रहे कि एपिगेस्ट्रिक पेन है ना। उनको दवाई भी दी, मैंने 10 के बजे उनसे फोन पे बात भी की कि अम्मी, आप, मेरे अब्बू ने बताया कि वो तो सोई हुई है तुम्हारी अम्मी तो ना। तो मैं भी सो गई। 11:30 बजे मुझे फोन आया कि अब्बू का कि अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, फौरन आ जाओ ना। मेरा घर पास ही है अपने पेरेंट्स के ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड फटाफट घर गए अब्बू के। अम्मी मेरी मतलब काफी तकलीफ में थी, तो उन्होंने मुझे देखा ऐसे बड़ी, मुझे बेटा, मेरा भाई नहीं ना कोई, तो मुझे बेटा ही कहती होती थी ना मेरी तरफ, ऐसे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखा ना। फिर हमारी गलती के उनको एमआई हो रहा था, हम उनको चला के, हमारे दिमाग में ही नहीं कुछ आया कि हम रेस्क्यू बुला लें या कुछ बुला लें। वो चल के हमारे साथ बाहर गाड़ी में बैठी हैं। अभी फैसल हॉस्पिटल तक ही हम पहुंचे हैं तो उन्होंने एक लंबी सांस ली, बस हाय मुझे माफ कर देना, अल्लाह ताला मुझे, मतलब सबसे माफिया मांग ली, कलमा भी पढ़ लिया। मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और रास्ते में ऐसे जैसे हमें तो पता चल जाता है, लंबा सांस लिया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इधर फैसल ले जाते हैं ना। तो मैंने कहा फैसल पता नहीं कोई डॉक्टर मिले कि ना मिले ना, तो DHQ ले जाते हैं, वही करीब है। बस DHQ लेके गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं है। तो मुझे ये बड़ा सारी जिंदगी में अभी भी सोचती हूँ, काश मैं पहले चली जाती, काश उनको शाम को ही ले जाते। बस ये मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट है जिंदगी। कभी नहीं भूला मतलब 15-20 मिनट में हमारी हाथों में ही उजड़ गई, बिल्कुल मेरे हाथों में ही। वो कहते हैं ना कि आप देखो दोनों ही डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर, हम कुछ भी नहीं कर सके। और अल्लाह ताला ने हमारी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया कि हम उनको चला के लेके जा रहे हैं, मतलब एमआई हो रहा है। उनको चलाना तो नहीं चाहिए, हमें कोई गोली ही दे देते हैं उनको। हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, पैनिक के सिचुएशन बन गया, अजीब सी जैसे बस उनकी मौत आई हुई थी। फिर मुसलमान में मैं कहती होती थी कभी, मैं रोज, पहले तो बहुत मुझे होता था कि काश काश काश, फिर मैंने सोचा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है सब्र तो आ ही जाता है, अल्लाह पाक सब्र दे देता है, लेकिन वो जो कमी है पेरेंट्स की वो तो कभी भी नहीं रहती। डॉक्टर साहब, बड़ा लंबा आपने करियर, आपका एक किस्म का कामयाबियों से मुज़य्यन है, ज़ाहिर बात है माँ बाप की कमी तो हमेशा हर उम्र में बंदे को रुलाती है। और एक चीज़ मुझे बताइएगा कि डॉक्टर प्रोफेसर रुबीना अली, ऐसा क्या काम है जो आज भी करने की ख्वाहिशमंद है और चाहती हैं कि उसके ऊपर जो है वो अपनी जिंदगी में उस विजन को जो है अमली शक्ल पहना सकें? हाँ, थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करें तो हम इंशाल्लाह, मेरा विजन यही है कि मैं कम से कम अपने डॉक्टर्स को इतना अच्छा ट्रेन करूं, इतना अच्छा डॉक्टर बनाऊं, उनको स्किल दूं सारी, ताकि जो हमारा फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर उनके हाथ में है ना, ताकि वो एक इंसान को इंसान समझे, नॉट अ गिनी पिग। ठीक है। और दूसरा मेरा विजन ये है कि मैं पेरिफेरी में जाऊं ताकि मैटरनल हेल्थ को मैं इम्प्रूव कर सकूं, और जो हमारी मोर्टेलिटी है और जो मॉर्बिडिटी है, अब आपको मॉर्बिडिटी का तो पता ही नहीं कितनी वो होती है, किसी की यूट्रस बाहर आ रही है, किसी को पेशाब कंटिन्यूसली निकल रहा है, किसी की यूट्रस निकल चुकी है यंग एज में। तो इन सारी चीजों को हम कम कर सकें, मेरी ख्वाहिश है, मेरा दिल है कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हो। मैं हथियार बैठी हूँ कि मुझे कोई कहे कि आप फलानी जगह जाओ, फलानी, मतलब हम जा के लोगों को बताएं, उनको ट्रेन करें, ताकि माँ और बच्चे की हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकें। जाहिर है अगर माँ की हेल्थ अच्छी होगी,
बच्चा सेहतमंद पैदा होगा, हमारा मुआशरा तरक्की करेगा, क्योंकि बेसिकली तो हम चाहते हैं हमारा पाकिस्तान ऊपर हो, नंबर 1 हो, क्योंकि हमें इस मिट्टी से बहुत प्यार है। नाज़रीन, कैसी बात है कि प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना अली वो पर्सनैलिटी हैं कि जो कि ये खुद चाहती हैं कि अपने हर तरह की पेरिफेरीज में जाएं, अपने हर रूरल एरियाज का खुद विजिट करें, और मेरे ख्याल में हुकूमत को भी चाहिए कि इन जैसी पर्सनैलिटी से मुस्तफीद हों, और ये जो जिस तरह का एक किस्म का मेजर और इन्होंने एक विजन अपना एक प्लान दिया है, इसके ऊपर देखें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमारे जो हेल्थ सेक्टर है यहाँ पर बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारा काम होने वाला है, तो इन जैसी पर्सनैलिटीज को हुकूमत जो है वो लाजमी तौर पर देखे और ऐसे लोगों से जो है मुस्तफीद हो, ताकि हम एक बतौर सेहतमंद मुआशरा जो है हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो तश्कील पा सके। उम्मीद करते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना अली की इस स्टोरी से आप जरूर उनकी जो इतने साल की मेहनत है, इतने साल का उनका तजर्बा है, उससे जरूर मुस्तफीद भी हुए होंगे, और यकीनन ऐसे लोग ही किसी भी शहर का, किसी भी मुआशरे का एक काबिल फख्र फेस होते हैं, और हमें इन जैसे चेहरों पर ही फख्र है। यही वजह है कि हमने इस साल प्राइड ऑफ फैसलाबाद के लिए भी इनको नामजद किया है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हमारे साथ रहेंगी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।